नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। BTV न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो। हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। समनापुर में पुलिस नक्सली के बीच हुई मुठभेड़, एक इनामी नक्सली को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक भागने में हुआ सफल, पिस्टल व अनाज किया गया बरामद। पुलिस कर रही है जंगल में सर्चिंग। बैहर विधायक संजय उइके की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, लगातार आंदोलन में शामिल हुए थे विधायक उइके। लोगों में मचा हड़कंप, कोविड अस्पताल में भर्ती वृद्धा की मौत, मृतका की जांच रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। झाम सिंह की मौत पर राज्य सरकार करेगी CID जांच, न्यायिक जांच पर अड़े आदिवासी समाज। आयोग सदस्य और समाज अध्यक्ष की आई प्रतिक्रिया, अपनी मांगों पर अड़िग है आदिवासी समाज। और अब समाचार विस्तार से। कान्हा नेशनल पार्क के जंगल में लंबे समय से नक्सली अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं, तो वहीं पुलिस भी लगातार नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को पुलिस व नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में असला खत्म होने पर विस्तार दलम के कमांडर और लाखों रुपये के इनामी नक्सली बादल मरकाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और एक अन्य नक्सली फरार होने में सफल हो गया। पुलिस ने एक पिस्टल व राशन सामग्री बरामद की है। जानकारी के अनुसार मुक्की क्षेत्र के समनापुर के बांधी टोला के जंगल में 10 से 12 नक्सली रुके हुए थे। यहां से सामग्री लेने बादल अपने एक अन्य साथी के साथ समनापुर आया था। यहां पर ही पुलिस को नक्सलियों के होने की सूचना मिली, जिससे पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी। इस दौरान नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू की, जिसके बाद बादल को पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त करने के साथ ही एक पिस्टल भी बरामद की है। मौके से एक नक्सली भागने में सफल हो गया है। पुलिस द्वारा घटना के बाद से सर्चिंग बढ़ा दी गई है। एक हम लोगों को ऐसी विशेष सूचना है, क्योंकि जब उन्होंने फायर किया तो हमारी फोर्स की तरफ से भी अच्छा फायर किया गया है और उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी क्लोज रेंज में फायर हुआ है, तो संभवतः किसी के हताहत होने की संभावना है, जिस कारण से आईजी साहब के निर्देश पर हम लोगों ने 6 पार्टी और अभी निकाली हैं जो जंगल में लगातार सर्च कर रही हैं। और वहाँ पर उस क्षेत्र को दोबारा सर्च करने पे कुछ जहाँ से नक्सलियों ने फायर किया है तो खाली राउंड भी मिले हैं, और पीछे जो दूसरी जंगल में, घने जंगल में ये लोग गए हैं, तो वहाँ पर लगातार हम लोग सर्च कर रहे हैं, जिससे कि दोबारा से उनका पता चल सके, या फिर कोई हताहत हो तो उसका सामान या अन्य कोई वस्तु मिल सके। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने कहा कि नक्सलियों के सामान लेने गांव आने की सूचना मिली थी, जिससे पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को देख नक्सलियों ने फायरिंग कर दी, जिससे हमारी फोर्स ने भी फायर किया। काफी पास से फायर हुआ है, जिससे किसी के हताहत होने की संभावना है। आईजी के नेतृत्व में 6 पार्टी रवाना की गई है, जो जंगल में लगातार सर्चिंग कर रही है। सर्चिंग करने पर मौके से जो नक्सलियों ने फायर किया है तो खाली राउंड भी मिले हैं, और पीछे जो घने जंगल में गए हैं वहां भी सर्चिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब नक्सली सिविल कपड़े पहनकर आ रहे हैं। आज भी जो 2 नक्सलियों का हमने पीछा किया, उसमें एक को पकड़ पाए और एक भाग गया। इसका कारण यही था कि वह सिविल वेशभूषा धारण किए हुए थे। उनके पास एक छोटा वेपन भी था जो कमर में दबा कर रखा गया था। वह तालाब में कूद गया। जब एक नक्सली को पकड़कर लौट रहे थे तब उसे बचाने के लिए 20 से 25 नक्सलियों का दलम था, जिन्होंने फायरिंग की और हमारे जवानों ने बहादुरी से उसे बचा कर लाया।
ये अब सिविल वेश धारण करके आ रहे हैं गांव में। जैसे कि आज भी जो 2 नक्सलियों को हम लोगों ने पीछा किया, पकड़ा, तो उनमें से एक पकड़ पाए, दूसरा नहीं पकड़ पाए। कारण ये है कि वो सिविल वेशभूषा धारण किए हुए थे, ग्रामीण की तरह दिख रहे थे। उसमें हमारे हॉक फोर्स को, पुलिस फोर्स को ये बहुत क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरी सावधानी से अपनी जान पर खेलकर, क्योंकि उनके पास एक वेपन भी था, जो छोटा वेपन वो बैग में रखा हुआ था, या अपनी कमर में खोस के वो तालाब में कूदा। तो क्योंकि हम सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि कहीं ग्रामीण ही तो नहीं है, भाग रहा है ज़रूर लेकिन ग्रामीण ही तो नहीं है, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए उसको जब पास में जाके पकड़ा तो एक उसमें से तब भी भाग निकला तालाब में फ़ायदा उठा के। दूसरा जो हम लोग पकड़ पाए उनमें से वेपन उसका तालाब में ही गिर गया है, तो उसमें भी सर्चिंग की है उस दौरान। और जब इसको पकड़ कर लौट रहे थे तो तब भी देखा कि ये तो सिविल वर्दी में, लेकिन उसको बचाने के लिए करीब वहाँ 20 से 25 नक्सलियों का दलम था जिन्होंने फायरिंग की, और हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से इनको बचा कर लाया। वो गोली जो दूसरी तरफ चल रही है इसको भी लग सकती थी हमारे जवानों को भी, लेकिन उन्होंने सबसे पहला, क्योंकि इसे गिरफ्तार किया था तो उसे सबसे पहले बचा के सुरक्षित उसको लाना उनकी पहली जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपनी जान पर खिलकर पूरी की है। उन्होंने कहा कि जहां भी नक्सलियों की सूचना मिल रही है, हॉक फोर्स और जिला पुलिस बल लगातार सर्चिंग ऑपरेशन कर रही हैं। पुलिस को मौके से चावल व नमक व अन्य सामान एवं एक वॉकी टॉकी मिला है। पकड़े गए नक्सली पर पहले से ही अपराध दर्ज है और उसके खिलाफ करीब 12 लाख का इनाम भी है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सभी विधायकों की कोरोना जांच के आदेश के बाद बालाघाट में भी विधायक अपनी अपनी रिपोर्ट की जांच करा रहे हैं। इसी के चलते कोरोना वायरस संक्रमण की जांच में बैहर विधायक संजय उइके की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसकी पुष्टि स्वयं बैहर विधायक उइके ने व मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने की है। गौरतलब हो कि 6 सितंबर को बसपहरा के जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद 7 सितंबर को एक आदिवासी ग्रामीण झाम सिंह धुर्वे की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के परिवार को आर्थिक मदद व नौकरी देने की मांग के साथ ही पुलिस पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर लगातार आदिवासी समाज के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें बैहर विधायक गढ़ी में हुए आंदोलन व 15 सितंबर को बालाघाट मुख्यालय में हुए आंदोलन में बैहर विधायक संजय उइके भी शामिल थे, जिसमें बालाघाट जिले के अलावा मंडला, डिंडौरी, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जगह के आदिवासी व मंडला निवासी विधायक अशोक मस्कोले, बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा, बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया व शहपुरा विधायक भूपेंद्र मड़ावी भी शामिल हुए थे। बैहर विधायक के पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। कोविड अस्पताल में भर्ती एक वृद्धा की गुरुवार की शाम करीब 4:30 बजे अस्पताल में मौत हो गई, जिसकी रिपोर्ट गुरुवार को ही कोरोना पॉजिटिव आई थी। वृद्धा की मौत के बाद कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत ही उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस संबंध में सीएमएचओ डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि नगरीय क्षेत्र की ही करीब 60 वर्षीय वृद्धा की तबीयत खराब होने पर उसे 15 सितंबर को भर्ती कर उसके सैंपल जांच के लिए लिए गए थे। उन्होंने बताया कि वृद्धा ब्रेन हेमरेज व लकवाग्रस्त भी थी। महिला की गंभीर स्थिति होने पर उसे छिंदवाड़ा अस्पताल ले जाने परिजनों से कहा गया था, लेकिन वृद्धा की कोविड अस्पताल में ही मौत हो गई। मृतिका की रिपोर्ट गुरुवार की दोपहर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद शाम को उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि वृद्धा की मौत होने पर उसके परिजनों को इसकी सूचना देकर कोविड नियम के तहत अंतिम संस्कार किया गया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि मृतिका कोरोना संदिग्ध थी, जिससे उसे कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया था। आदिवासी झाम सिंह के कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ के मामले में गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीआईडी जांच के आदेश दिए, लेकिन राज्य सरकार के इस कदम को आदिवासी नेताओं एवं अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्यों ने खारिज करते हुए न्यायिक जांच किए जाने की मांग को दोहराया है। यह कथित मुठभेड़ को लेकर राज्य स्तर पर हलचल देखी जा रही है, जिसमें आदिवासी नेता पुलिस कार्रवाई के खिलाफ लामबंद हैं। वहीं राज्य सरकार भी इस पर गंभीरता दिखा रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा के कवर्धा जिले के झलमला थाना उमरझोला के निवासी झाम सिंह की गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे नक्सली मुठभेड़ में मारा जाना बताया था। तब से झाम सिंह की मौत को लेकर आदिवासी समाज में खासा आक्रोश है। बीते दिनों बालाघाट मुख्यालय में आदिवासी अंचल का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 विधायकों ने आदिवासी समाज के साथ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था और मामले की न्यायिक जांच को लेकर ज्ञापन सौंपा था। आदिवासियों में विरोध बढ़ता देख अब राज्य सरकार ने इस मामले पर दखल दी है और गुरुवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने बयान दिया कि झाम सिंह की मौत की जांच अब सीआईडी को सौंपी जाएगी। इसके बाद आदिवासी समाज की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आईं।
जिसमें मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम और अनुसूचित जाति आयोग सदस्य हिरासन उइके ने इसे खारिज करते हुए अपनी मांग पर कायम रहते हुए हाई कोर्ट के जज द्वारा न्यायिक जांच की मांग पर अडिग होना बताया। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने कहा कि प्रशासन को 15 दिनों का समय दिया गया है और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो राज्य स्तर पर आदिवासी समाज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि सीआईडी सरकार की ही एक संस्था है और हम चाहते हैं कि इस मामले की न्यायिक जांच हो और दोषियों पर कार्यवाही हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा आदेश देकर उन्हें अविश्वास के घेरे में ला खड़ा किया है। सीआईडी से जांच कराने का सही निर्णय नहीं है। राज्य सरकार ये निर्णय नहीं ले पाई है। आदिवासी समाज ने इसे नामंजूर कर दिया है। हम अपनी मांगों पर अडिग है। ऐसे में क्या कुछ उसकी सत्यता होगी इस जांच की, आपको इस बारे में क्या कहना? जैसे जिस प्रकार इस मामले को फर्जी नक्सली मूवमेंट घोषित करना चाह रहे थे ये लोग, जिस तरह से उन्होंने एक बंदूक रखी थी, जिस वजह से खाद्य सामग्री वहाँ रखा था, तो उस मूवमेंट को अगर इनको सही करना है तो फिर ये इस हिसाब से छुपाने के उद्देश्य से तो इन्होंने, जो प्रदेश के मुखिया हैं हमारे, हमने मांग की थी इसमें उच्च स्तरीय जुडिशियल मजिस्ट्रेट जांच के लिए मांगे थे, या तो यह सीबीआई से जांच हो इसकी, लेकिन इन्होंने सीआईडी की जांच का आदेश देकर फिर से एक बार अविश्वास के घेरे में इन्होंने लिया है। और हमने जिस प्रकार से हमें पता चला था कि सीआईडी जांच का आदेश दिया गया है, हमने पूरे समाज से बात की है इसके बारे में, लेकिन हमारा समाज बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं है कि इस प्रकार की जांच हो, क्योंकि पिछले कई घटनाएं जो हुई हैं नक्सली, उनमें मजिस्ट्रियल जांच हुई है जिसका आज तक सही निर्णय नहीं निकल पाया है। इसलिए हम तो सभी इसका विरोध करते हैं और हमारी मांग जो है उसी पर हम अडिग हैं। उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य आदिवासी नेत्री हिरासन उइके ने भी सरकार के इस कदम को अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि सीआईडी एक जांच अपराध शाखा होती है, जो विभाग इसकी जांच करेगा, हमें उस पर भरोसा नहीं है, सब कुछ लीपापोती हो जाएगी। हमने प्रशासन को अवगत कराया है कि उच्च न्यायिक जांच हो, इस पर ही हमें संतुष्टि होगी। आदिवासियों के साथ जो हर वर्ष घटनाएं होती हैं, उनकी मृत्यु के बाद कुछ आर्थिक सहयोग देना क्षतिपूर्ति नहीं है। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। इस मामले के मैं इस जांच के बिल्कुल सख्त विरोध में हूँ। सीआईडी जांच वो जांच होती है, अपराध शाखा जांच, तो विभाग के लोग जांचेंगे और हमको शंका रहेगी कि विभाग का व्यक्ति जांचेगा। हम सीधा आरोप पुलिस पे लगा रहे हैं कि गांव का व्यक्ति को पुलिस सर्चिंग के दौरान पुलिस और नक्सली मुठभेड़ नहीं हुआ, वो केवल व्यक्तियों को पुलिस विभाग ने 2 फायरिंग की है और 2 व्यक्तियों को गोली लगी, जिसमें 2 मछली के लिए गए थे, मछली पकड़ने के लिए, तो एक व्यक्ति के कान के पास से गोली गई और दूसरी गोली झाम सिंह की पीठ में लगी है। तो ये सीआईडी जांच हो रही है, तो ये तो अपराध शाखा की जांच है और अपराध शाखा की जांच होना मतलब ये बहुत बड़ी जांच नहीं है और हमको कतई भरोसा नहीं है। वो सब लिपापोती कर देंगे विभाग के लोग। तो मैं अभी इसके बाद हम 15 दिन का शासन प्रशासन को हम अवगत करा दिए हैं कि हमारी जांच न्यायिक जांच हो, उच्च न्यायिक जांच हो। उच्च न्यायिक जांच के अंतर्गत अगर हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज भी जांच करते हैं तो हम संतुष्ट रहेंगे, लेकिन ये सीआईडी जांच के खिलाफ है। ये जांच होगी तो सब पुलिस विभाग लिपापोती करेगा। जिले में व्यापारियों के 2 अलग अलग संगठन सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स व बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज का बंद को लेकर अलग अलग राय है। जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने व्यापारियों की बैठक बुलाकर बालाघाट बंद करने का निर्णय लिया। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ने इस समस्या का समाधान नहीं है, यह कहना है उनका। इस संबंध में बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अध्यक्ष अभय सेठिया ने कहा कि बंद को लेकर बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति का जायजा लेकर निर्णय लेगा। जहां तक बंद का सवाल है, कुछ हमारे व्यापारी साथियों ने बंद को लेकर हामी भरी है, लेकिन वहां भी बैठक में कई तरह की बातें हो रही थीं। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने पदाधिकारियों के साथ फिर बैठक लेकर निर्णय लेगा।
उन्होंने कहा कि इसके पूर्व सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में 45 दिन का बंद किया गया, फिर 21 दिन का और फिर 11 दिन का बंद हुआ। हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ रायपुर में 15 दिन का बंद हुआ, लेकिन बंद के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की भयावह स्थिति है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि लोग अपने आप को जितना बचाएंगे यही इसका उपाय है। उन्होंने कहा कि सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बैठक ली तो हमें बुलाया था। हमारे द्वारा कहा गया कि हमारे पदाधिकारी और आपके संगठन के पदाधिकारी आपस में बैठकर बात कर लें, इसके बाद अन्य व्यापारियों से बैठकर चर्चा करेंगे। ये मसला इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अलग अलग बात करेंगे तो लॉकडाउन फेल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले 8 माह से कई तरह की सावधानियां बरतने को कहा, लेकिन हम कितनी सावधानी बरत रहे हैं यह हमें विचार करना पड़ेगा। राज्य और केंद्र सरकार बंद को लेकर हाथ खड़े कर रही है तो बंद कारगर हो ही नहीं सकता। बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अपने पदाधिकारियों के साथ बैठकर स्थिति का जायजा लेकर उस पर निर्णय लेगा। जहाँ तक बंद का सवाल है, कुछ व्यापारी हमारे साथियों ने बंद के लिए हामी भरी है, परंतु वहाँ भी देखने में आया, उस बैठक में आपने देखे होंगे कई प्रकार की बात हो रही थी। कोई बोल रहे थे बंद का कोई मतलब नहीं है, 3 दिन का बंद करूँगे, लोग घूमने चले जाएंगे, पिकनिक मनाने चले जाएंगे। इसलिए पुनः विचार करने के लिए बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद इस पर निर्णय लेगा। पूरे भारतवर्ष में इस प्रदेश में 45 दिन का बंद हुआ, 21 दिन का बंद हुआ, 11 दिन का बंद हुआ। अभी अपने पड़ोसी राज्य में रायपुर में 15 दिन का बंद हुआ। रायपुर और छत्तीसगढ़ की भयावह स्थिति हो गई है। बंद के बाद भी कुछ उसमें सुधार नहीं हो रहा है। मुझे जहाँ तक समझ में आता है और आम जनता के बीच में रहने पर ये मालूम पड़ता है कि अपने आप को जितना लोग बचाएंगे वही उसका उपाय है, उसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं। कल की जो बैठक हुई है उसमें आप नहीं थे और आपकी गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय थी, तो इस बारे में अन्य संस्थाओं में जैसे अनेक संगठन है, तो व्यापारियों के भी अभी 2 चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया है। सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी बैठक लिया, उन्होंने मुझे बुलाया भी था। बुलाने की स्थिति ऐसी नहीं होती। मैंने उनसे कहा भी था कि आपके पदाधिकारी हमारे पदाधिकारी मिलकर पहले बात कर लें और उसके बाद आम व्यापारियों के साथ बैठकर, अन्य व्यापारी संगठनों के साथ बैठकर हम विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद पर उन्होंने ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं। इस बारे में रमेश रंगलानी ने कहा कि 2 चैम्बर हैं, एक सतपुड़ा चैम्बर और एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दोनों आपस में नहीं मिल रहे हैं, जिससे हम उनकी बातों को ज्यादा महत्व कैसे दे सकते हैं। दोनों संगठन अलग अलग बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि सफलता मिल पाएगी। अभी 3 दिन के बंद में सबकी सहमति नहीं बनी है। ये चैम्बर, आज 2 चैम्बर हैं, तो चैम्बर वालों का अभी कोई ठिकाना, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता उनके इसमें, क्योंकि चैम्बर सतपुड़ा भी है, चैम्बर बालाघाट चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है। अब ये दोनों आपस में नहीं मिल पा रहे, इसलिए अभी उनकी बात को ज़्यादा अपन महत्व कैसे दे सकते हैं कि दोनों चैम्बर अलग अलग सुर या आलापेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि सफलता अच्छे ढंग से मिल पाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है, असली में मैंने कहा भी है उनको कि आपको तो दोनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिल जाते हैं। क्या व्यापारी की समस्या है और कोरोना को बहुत हल्के से लेने की जो अपन हिमाकत कर रहे हैं ना, हमारी तो अब उनका 6 बजे बंद करने का है। अभी हमारे कपड़ा व्यापारी संघ ने तो 6 बजे किया नहीं है, अब तो 8 बजे वाले हैं, तो फर्क तो पड़ा है क्योंकि हम शामिल नहीं है ना उस केस में। हमारी सहमति अभी उन्होंने ली नहीं है हमसे, और हमने उनसे जो पूछा उस पर वो चल भी नहीं पाए, स्वतः नहीं चल पाए ना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सतपुड़ा जो है, उन्होंने शनिवार से शुक्रवार तक हमें कहा, लेकिन उन सहमति उनकी बनी नहीं, तो उनका लगभग मतलब वो हो नहीं पाया है अभी। तो इसलिए अभी एक प्रकार से कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि व्यापारियों द्वारा बंद किए जाने को लेकर कहा गया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने बार बार अपील की है कि लॉकडाउन किया जाना संभव नहीं है।
कोरोना का अंत कब होगा इसका भी पता नहीं है। लोगों को अपना ध्यान खुद रखना होगा, मास्क का उपयोग करना होगा और अनावश्यक घर से नहीं निकलना होगा। उन्होंने कहा कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है और जिन्हें कोई दूसरी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है या कोई अन्य समस्या है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है, सर्दी खांसी के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत फीवर क्लिनिक में आएं और इसकी जांच कराएं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार अपील की है कि लॉकडाउन किया जाना अब संभव नहीं है। कारण उसका ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी से चलाया जाना बहुत आवश्यक है। चूँकि इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेंगी इसलिए लॉकडाउन किया जाना सजेस्टिव भी नहीं है। और चूँकि बात यह है कि अंत इसका कब होगा ये भी हमको नहीं पता है, तो इसलिए गतिविधियाँ हमको चलानी पड़ेंगी। लोगों को अपना ध्यान अब स्वयं रखना चाहिए, मास्क का प्रयोग हम लोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें करना है। यथासंभव हमको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आवश्यक हो तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन यथासंभव हमको कोशिश करना चाहिए घर से बाहर अननेसेसरी ना निकलें। विशेष रूप से एक चीज़ और बस मैं बताना चाहूँगा, विशेष रूप से जो हमारे पेशेंट जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, जिनको कोई अन्य बीमारी है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, उनके संबंध में ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि जरा से उनका स्वास्थ्य यदि खराब होता है तो उनके घर वालों से, उनके परिवार वालों से मेरा विशेष अनुरोध है कि जैसे ही उनको जरा से भी लक्षण कोई सर्दी खांसी दिखाई दे तो उनको तुरंत फीवर क्लिनिक में लेकर के जाएं, घबराएं ना। अन्य किसी प्राइवेट अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं। फीवर क्लिनिक में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, तुरंत आपका सैंपल लिया जाएगा, तुरंत आपको रिजल्ट बताया जाएगा। और यदि आप सक्षम हैं, आपके घर पे व्यवस्था है, तो आपको होम आइसोलेशन की व्यवस्था की जाएगी। यदि बुजुर्ग का केस है उस केस में अस्पताल में रखा जाए। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सितंबर माह में कोरोना के आंकड़े ने गति पकड़ी है। जिले में 16 सितंबर की देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 22 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 630 तक पहुंच गया है। इनमें से 242 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और 389 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 सितंबर 2020 को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले के 22 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी मरीजों की कॉन्टैक्ट एवं ट्रेवल हिस्ट्री का पता किया जा रहा है। सभी मरीजों को उपचार के लिए कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट में भर्ती कराया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 22 मरीजों में एक मरीज बूढ़ी बालाघाट, एक मरीज पीपरटोला, एक मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम कनेरी, एक मरीज ग्राम आमगांव, एक मरीज बालाघाट तहसील के ग्राम हीरापुर, एक मरीज रामपायली, एक मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम बकोड़ा, 7 मरीज ग्राम जाम के, 2 मरीज ग्राम पनबिहरी, 5 मरीज कोबरा बटालियन बड़गांव के एवं एक मरीज तिरोड़ी तहसील के ग्राम सुकली का है। सुकली का मरीज तुमसर महाराष्ट्र से आया है, जबकि शेष 21 मरीज पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 630 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 242 मरीजों का उपचार किया जा रहा है और 6 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर कर दिया गया है व 3 मरीजों की मृत्यु हो गई है। मूल निवासी संघ के द्वारा कोविड-19 की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण किए जाने के विरोध में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में मूल निवासी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीयकरण की नीति जो संवैधानिक व्यवस्था है उसे शीघ्र बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण करके पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। यह देश की बहुसंख्यक आबादी को अधिकार विहीन करने का कार्य है। देश में पूंजीपति वर्ग आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन आम जनता गरीबी की रेखा से भूखमरी की ओर जा रही है। उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाना है तो समतावादी विचार को लागू करना पड़ेगा, जिसमें सभी जाति व वर्गों को समान अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि निजी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाए, जिससे मूल निवासी बहुजनों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक संस्थाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में जो भी बैकलॉग के पद हैं, उन रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। शिक्षा के निजीकरण को रोका जाए व निजी शिक्षण संस्थाओं को समाप्त किया जाए। डॉक्टर नरेंद्र जामरे ने कहा कि इस देश के अंदर सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ने से युवाओं में असंतोष पनप रहा है, जो देश के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। निजीकरण बंद किया जाना चाहिए और सरकारी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए, जिससे बेरोजगारी की समस्या जो देश में चरम पर है वह खत्म हो सके। मुद्दा मुख्य रूप से ये है कि इस देश के अंदर में जो निजीकरण किया जा रहा है जो सरकारी संस्थाओं का,
और निजीकरण की वजह से इस देश के अंदर में जो है बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की समस्या बढ़ने से जो है युवाओं में असंतोष देखने को मिल रहा है, जो देश के लिए घातक है और घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये बात जो है हम सरकार तक पहुंचाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम हम ज्ञापन सौंपने यहाँ आए हैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से। और यही हमारी जो मुख्य मांगे है कि निजीकरण बंद किया जाना चाहिए सरकारी संस्थाओं का, और सरकारी तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी की जो समस्या जो चरम पर आज है भारत में वो ख़त्म हो सके। मूल निवासी संघ के अध्यक्ष रमेश पंजे ने कहा कि सरकारी संस्थाओं का जो निजीकरण हो रहा है, जिससे देश में बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारी की ओर ध्यान दे और युवाओं को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाए। सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के कारण इस देश में जो बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है, इसी के खिलाफ हमारा जो मूल निवासी संघ है देश के राष्ट्रपति महामहिम महोदय को कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन देने आए हैं। इसमें प्रमुख मांगे यही कि बेरोजगारी की जो समस्या है निजीकरण के कारण, इसके ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, आपके अपने शहर बालाघाट के हृदय स्थल हनुमान चौक के पास रेमंड शोरूम का भव्य शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए है रेमंड मेंसवेयर की संपूर्ण श्रृंखला, शर्ट, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। मेंस टॉयलेटरीज, बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रही हैं? फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917622922017। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह संकल्प के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा भाजपा कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 72 युवाओं ने रक्तदान किया। इस संबंध में भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस को सेवा पर्व के रूप में भाजपा मना रही है। हमारी धमनियों में बहने वाला रक्त किसी को जीवन दे सके, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। सर्वश्रेष्ठ सेवा रक्तदान कही गई है, इसलिए रक्तदान महादान है। जरूरतमंदों के लिए हम कुछ काम आ सके, हमारा जीवन किसी के काम आ सके, रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आज उनका जन्मदिवस, इसी उपलक्ष्य में हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। वहीं रक्तदान शिविर में जहां हमारे कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं, वहीं भविष्य में भी रक्तदान करने का संकल्प ले रहे हैं। चूँकि लगातार युवा मोर्चे के कार्यकर्ता पूरे कोरोना काल में रक्तदान करते आ रहे हैं, तो कुछ लोगों का समय पूरा नहीं हुआ, इसलिए वे लगातार संकल्पित हैं। और हम यही अपील करेंगे कि अधिक से अधिक युवा रक्तदान करने। मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन गौरवमयी दिन है। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस के रूप में इसे मना रहे हैं। आज रक्तदान का कार्य किया गया है, ये सेवा का कार्य है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन गौरवमय दिन है। आज हम सबके हृदय में राज करने वाले ऐसे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो दीर्घायु हो, शतायु हो और उनका मार्गदर्शन ऐसे ही हमको प्राप्त होते रहे, ऐसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। आज माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को मना रहे हैं। और आज इसी अवसर पर भारतीय जनता हमारा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई गजेंद्र भारद्वाज, हमारी बहन मौसम हिंगेड़े जी, इन सभी लोगों की उपस्थिति में आज हम यहाँ पर रक्तदान का कार्यक्रम किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि उनका जन्मदिवस भाजपा द्वारा पूरे देश में सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज उनके जन्मदिवस के अवसर पर भाजयुमों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी भाजयुमों की टीम द्वारा विभिन्न अवसरों पर रक्तदान किया गया। आज बालाघाट भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो तय कार्यक्रम थे उसके अनुसार, क्योंकि यह रक्तदान का कार्यक्रम कल ही होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से आज हम कर रहे हैं। क्योंकि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है, हम बालाघाट भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आज बालाघाट भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सर्वप्रथम अपनी युवा मोर्चा की पूरी टीम को, उनके जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और लगभग अब तक के मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 200 से अधिक हमारे युवा साथियों ने, जिले भर के अलग अलग स्थानों से आए हुए युवा साथियों ने अपना रक्तदान किया हुआ है। निश्चित रूप से रक्तदान महादान है। हमारे शरीर का एक एक बूंद रक्त किसी दूसरे के जीवन को बचाने के काम आता है। गौरतलब हो कि भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 15 सितंबर को स्वच्छता अभियान व 16 सितंबर को नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में भाजयुमो जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज, दिलीप चौरसिया, सत्यनारायण अग्रवाल, मौसम हरिनखेड़े, भारत चौधरी, अरुण राहंगडाले, गौरव श्रीवास्तव, हेमेंद्र क्षीरसागर, अभय कोचर, यशवंत दिल्हारे, कपिल मेश्राम, सुमित यादव, राजेश दिल्हारे, कमलेश पांचे, भूपेंद्र। कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ के मामले में अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य हीरासन उइके ने मौके पर पहुंचकर कई अहम प्रमाण जुटाए हैं, जिसे अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने अपनी मौका स्थल की रिपोर्ट पर बताया कि झाम सिंह नक्सली नहीं बल्कि आदिवासी ग्रामीण था जो मछली पकड़ने गया था और पुलिस ने उसे छत्तीसगढ़ की सीमा में गोली मारी है, जिसकी जानकारी वहां की स्थानीय पुलिस को भी नहीं दी गई थी। आयोग सदस्य हीरासन उइके ने बताया कि 10 सितंबर को उन्होंने उमरझोला पहुंचकर झाम सिंह के परिवार से मुलाकात की और घटनास्थल पर पहुंचकर कुछ प्रमाण भी जुटाए हैं, जिसे आयोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जुटाई गई जानकारी के संबंध में उन्होंने बताया कि झाम सिंह और उसका एक साथी नेत सिंह दोनों छत्तीसगढ़ कवर्धा जिले के बालसमुंद के झलमला थाना अंतर्गत उमरझोला के निवासी थे। दोनों ही सीमावर्ती क्षेत्र में मछली पकड़ने गए हुए थे। बताया गया कि झाम सिंह के साथी नेत सिंह ने आपबीती बताई है, जिसमें उसके अनुसार जब वे मछली पकड़ रहे थे तो पीछे से चितकबरे रंग की वर्दी में लोग आए, जिन्हें देखकर वे सहम गए और भागने लगे, जिस पर पीछे से गोली चली। जो एक गोली झाम सिंह की पीठ में लगी और दूसरी गोली लकड़ी से होते हुए पेड़ पर जा लगी। झाम सिंह को गोली लगने के बाद वो गिर गया और वहीं नेत सिंह घबराता हुआ अपने घर पहुंचा और परिवार और गांव वालों को इसकी जानकारी दी। चूंकि घटनास्थल जंगलों में था और अंधेरा होने से गांव वाले वहां नहीं पहुंच सके, इसके बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और फिर अगले दिन सुबह खबर आई कि मृतक के परिवार को शव की शिनाख्त के लिए पहुंचना है। आयोग सदस्य हीरासन उइके ने बताया कि घटनास्थल से कुछ आवश्यक प्रमाण एकत्रित किए गए हैं, जिसे अनुसूचित जनजाति आयोग और मानवाधिकार आयोग को प्रस्तुत कर सत्यता से अवगत कराया जाएगा। वहीं उन्होंने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हाई कोर्ट के जज द्वारा किए जाकर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि इस मैटर में, झाम सिंह मैटर में 6 तारीख को घटना हुई है, घटना घटी है। मैं 10 तारीख को ऑन स्पॉट गई थी, जहाँ पे गोली चली है, वहाँ की भी मैं फ़ोटो खींच के लाई। जो साथी था झाम सिंह के साथ, उससे भी हमने स्टेटमेंट दिए हैं। उनकी बीवी बच्चे झाम सिंह के, उनको मैं आर्थिक सहयोग भी दी हूँ। तो मैं तो शासन और प्रशासन से यही कहना चाहूँगी
कि आदिवासियों के साथ जो हर बार घटनाएं होते जा रही हैं, हर साल घटनाएं होते जा रही हैं, तो वो केवल वनवासी आदिवासियों के साथ ये घटनाएं क्यों होती हैं? और उनको एक नौकरी दे देना, जाने वाला तो चला गया, एक नौकरी दे देना और आर्थिक सहयोग देना ये लक्ष्य नहीं है, ये क्षतिपूर्ति नहीं है। ये तो पुलिस विभाग को ये करते रहेंगे। जो अपराधी हैं, जो सजा योग हैं, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं चाहूँगी अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य होने के नाते मैं वहाँ भी कार्रवाई करूँगी, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, और मानव आयोग की भी इसका कंप्लेंट के लिए आवेदन कर दिया है। जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीजों और अन्य असामान्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने आज 17 सितंबर को जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं व फीवर क्लिनिक की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि फीवर क्लिनिक में मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। गौरतलब हो कि कलेक्टर आर्य ने जिला चिकित्सालय में बन रहे नए आईसीयू वार्ड, आइसोलेशन वार्ड एवं विद्युत व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में आए मरीजों की बैठक व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर आर्य ने जिले की जनता से अपील की है कि जिस किसी के भी यहां पर 60 वर्ष के वृद्ध हैं और उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार व सांस लेने में तकलीफ होती है तो त्वरित जिला चिकित्सालय में बने फीवर क्लिनिक में अपनी जांच कराएं। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, सहायक कलेक्टर दलीप कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर आर के मिश्रा, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध सहित अन्य मौजूद रहे। कोरोना केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इस संबंध में ऑक्सीजन की उपलब्धता के संबंध में और जो हमारा आईसीयू जो निर्माणाधीन है उसकी प्रगति के संबंध में आज ये निरीक्षण था। दूसरा, फीवर क्लिनिक के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए। फीवर क्लिनिक में सैंपलिंग की व्यवस्था फीवर क्लिनिक में ही की जानी है। फील्ड पे सैंपल लेना कम से कम करना है, अधिक से अधिक सैंपल फीवर क्लिनिक में करना है। तो संबंध जब पेशेंट जब फीवर क्लिनिक में आएंगे तो उनका सैंपल वहाँ लिया जाना, सैंपल लेने और आधे घंटे जब उनका परिणाम आता है उस बीच में बैठक व्यवस्था बनाना है। यही सारी तैयारियों के लिए मैं आज आया था। कुछ निर्देश दिए गए हैं क्योंकि अगले 2 दिन में तैयारियाँ सारी पूर्ण हो जाएंगी और कार्य सुचारू रूप से चालू हो। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। समनापुर में पुलिस नक्सली के बीच हुई मुठभेड़। एक इनामी नक्सली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक भागने में हुआ सफल। पिस्टल व अनाज किया गया बरामद। पुलिस कर रही है जंगल में सर्चिंग। बैहर विधायक संजय उइके की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। लगातार आंदोलन में शामिल हुए थे विधायक उइके। लोगों में मचा हड़कंप। कोविड अस्पताल में भर्ती वृद्धा की मौत। मृतका की जांच रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। झाम सिंह की मौत पर राज्य सरकार करेगी सीआईडी जांच। न्यायिक जांच पर अड़े आदिवासी समाज। आयोग सदस्य और समाज अध्यक्ष की आई प्रतिक्रिया। अपनी मांगों पर अड़ी है आदिवासी समाज। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।